अब आइए कन्हैया लाल के जी के उस पर चलते हैं। कन्हैया लाल जी के जो आई विटनेसेस है 2, वो मिल गए और उन्होंने क्या कहा उसको सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आइए। कन्हैया लाल हत्याकांड के एक और चश्मदीद से वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, ये बताइए कि 28 तारीख को आपने क्या देखा था? सर मैं अंदर काम कर रहा था मशीन पे, एकदम अंदर से आवाज आई, काउंटर की आवाज आई, उनको पकड़ के बाहर लेके आए, फिर उनको बाहर लेके आए जब संजय कर दिया, वो करेला जी की आवाज आ रही थी कि मेरे को बचा बचा बचा, मेरा क्या उस तस्वीर था। तो आपने उन हमलावरों को देखा था भागते हुए यहाँ से और हमला करते हुए? जी सर, मैंने देखा, उन्होंने खंजर चला रहे थे। और कौन कौन था उस वक्त दुकान में? दुकान में 2 कारीगर थे सर। फिर दोनों कारीगरों ने कोशिश की बचाने की या एक चले गए? चले गए थे सर, बाहर निकल गया था। ठीक है, फिर वो उन्होंने मर्डर कर दिया सर, वो लास्ट में यहाँ पे चलाया सर वो खंजर, फिर वो चले गए। दोनों को आपने मारते हुए देखा था? दोनों खंजर चला रहे थे? जी सर। जो दूसरे कारीगर थे ईश्वर गौड़, उन पर भी खंजर चला दिया था उन्होंने? जी सर, उसके भी लगी सर, उसको वो अंदर ही था, दुकान के अंदर ही था सर। तो जब शोर मचाया उन्होंने तो काफी भीड़ लगी होगी? नहीं सर, ये बहुत देर बाद दुकान सब बंद होगी। उसके बाद तो नीचे करेला जो जब मारा उसके बाद दुकान सब बंद होगी सर। तो दोनों यहाँ से पैदल भागे थे कि बाइक यहीं बाइक थी सर? बाइक यहीं खड़ी बाइक लेके आए सर, इसलिए और ना बड़ी। आपने दोनों को खंजर चलाते हुए देखा सर। तो ये थे एक और गवाह जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि जब कन्हैया लाल यहाँ पर अंदर मौजूद थे तब उनके चीखने की आवाज इनको आना शुरू हुई। यही वो शूटिंग टेलर है कन्हैया लाल की। तो साहब कन्हैया लाल अंदर मौजूद, आई विटनेस भी मिल गए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आई विटनेस को जो है इन्होंने एक्सपोज कर दिया, जो बहुत गलत है। अब पता नहीं आई विटनेस भी बचेगा तब तक या इसकी भी हत्या हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। खैर, बड़ी बुरा लगता है देखकर कि न्यूज़ में बनने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, इस चीज़ को नहीं लाना चाहिए था। बहरहाल चलिए, इस बहाने कम से कम पब्लिक के सामने भी पूरी बात आ गई। आइए, एक और आई विटनेस है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्होंने बचाने का प्रयास किया था, वो भी कुछ कह रहे हैं। सर वो आए अंदर तो नाप ले रहे थे सर। अच्छा, नाप ले रहे थे, तो अंदर आगे नाप ले रहे थे, तो मैं जब काम कर रहा था तो तुमने उसको हमने अंदर कर दिया। अच्छा, हाँ, तो एकदम चीखे तो वो एक लड़का और बैठा था, वो बाहर चला गया, मैंने उसके पीछे गया, किसी ने मार दिया हमने। अच्छा, और जब आपके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया, मैंने चिल्लाया भी, बचाओ, पर कोई आया नहीं। आसपास थे लोग? नहीं, मतलब चिल्लाना तो पड़ा ना, आसपास तो कोई नहीं था, तो फिर भी कभी सुनी की दुकानें हैं 2-3, वो तो छोड़ के भाग गए। नीचे भी एक दुकान है, वो यही करते थे सर, वो तो देखिए जब वो दुकान में आते तब आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं पता, कस्टमर रहते सर, कितने कस्टमर आते हैं, वो तो आते हैं कस्टमर, तो नाप तो लेंगे ना सर। आप दोनों अकेले थे दुकान में? हाँ, हम 3 जने थे। 3 जने थे। उसको जो नियाज था उसको पहले से जानते थे आप लोग? नहीं सर, जिसने शिकायत कराई थी सामने वाला काजल? हाँ, उसको तो पहले से साथ में बैठना था। हाँ, वो तो साथ में उठते बैठे, उसके फादर तो खुद अच्छे रूप से जाना है। अच्छा, ये बताइए दोनों बात दोनों बहुत बड़ी बात सबसे बड़ी बात है कि आप सारे तो साहब अच्छी बात यह है कि 2 गवाह जो हैं ये मिल गए, और 2 गवाह बहुत है इन दोनों को फांसी तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो इतना मैटर हाईलाइट हो गया, लेकिन इसके बावजूद मैं हैरान हूं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला नहीं गया अभी तक। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के इसको जल्दी इसको निपटाना चाहिए था। तो क्या सिर्फ इतने ही लोग थे? 2 ही लोग थे जो मर्डर करने आए थे? आपको जानकर हैरानी होगी, 2 लोग नहीं थे सर, 2 लोग और थे जो बाहर इंतजार कर रहे थे कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो 2 आ जाएंगे और वो 2 मिलकर और मार लेंगे, मतलब 4 लोग हो जाएंगे कुल। आइए सुनिए, खुलासा आज ही हुआ और मैं खुद हैरान हूं उसको सुनकर। भाई क्या गजब की तैयारी है। Breaking news now coming in. There were 4 killers. Explosive inputs on Times Now. 2 others were kept as backup, and these 8 were the ones who were arrested. Their roles revealed on Times Now. They waited to strike if the first team had failed. This is the sinister plot. अगर पहली टीम फेल हो जाएगी तो 2 और थे, यानी कुल 4 थे, तो 2 और आ जाएंगे मारने के लिए। पहली टीम यदि फेल हो गई तो दूसरी टीम काम करेगी। अभी तो 4 ही मालूम चला, हो सकता और 6-7 टीम, हो सकता पूरा मोहल्ला हो कि तुम फेल हो जाओ तो हम, तुम फेल हो जाओ तो हम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये स्थिति है साहब। और कहते हैं कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। खैर बहरहाल सिर्फ 2 थे, 2 और थे 4 थे, ऐसा नहीं। आइए सुनिए। आज में खुलासा हुआ है कि खूनी खेल की पूरी तैयारी आतंक के उस्ताद गौस मोहम्मद ने की थी।
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस खतरनाक खेल के लिए गौस मोहम्मद ने बाकायदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रखी थी। करीब 40 दिनों तक चली टेरर की ट्रेनिंग के लिए गौस मोहम्मद अकेला पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि उसके साथ 30 लोगों की टीम गई थी। अकेला पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि उसके साथ 30 लोगों की टीम गई थी। ट्रेनिंग के लिए गौस मोहम्मद अकेला पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि उसके साथ 30 लोगों की टीम गई थी। अकेला पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि उसके साथ 30 लोगों की टीम गई थी। गजब साहब, अंदाजा लगाइए आप। तो अभी 30 और हैं जो कहां छुपे होंगे आपको मालूम नहीं, वो कहां किस पर हमला करेंगे आपको मालूम नहीं है। ये स्थिति है। अब बताइए आप क्या करेंगे। तो क्या बोले सर, मैंने नुपुर शर्मा जी का सपोर्ट किया तो मुझे डायरेक्टली जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्या करना चाहिए? भारत माता की जय। आप कहाँ रहते हो योगेश जी? आपको तुरंत सबसे पहले पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए, है ना। ये सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 30 लोगों की टीम है साहब। अभी तो और भी बहुत सारे बाहर आएंगे, ठीक है। अमरावती वेडिंग 21 जून ऑल्सो बिकॉज ऑफ पोस्ट आ रहे हैं सर, उस पर भी आ रहे हैं। आइए फिर देखें इनकी स्थिति क्या है, जरा स्थिति देख लें, पब्लिक का गुस्सा क्या कह रहा है। कोर्ट की पेशी से ले जाते समय जनता में इतना ज़बरदस्त गुस्सा कर जनता के हाथ चढ़ गए होते तो यहीं शायद पब्लिक इनको ख़त्म कर देती, पर नहीं, ऐसे नहीं मारना, बिल्कुल नहीं। इतनी आसानी ऐसे कैसे? थोड़ा थोड़ा तिल तिल कर इनको एहसास होना चाहिए, है ना। जल्दी से मर जाएंगे तो खेल हो जाएगा, तो इसलिए नहीं, इनको दहशत बैठनी चाहिए, है ना। और उनके वीडियो आने चाहिए माफ़ी मांगते हो, आएंगे अभी बहुत आएंगे, है ना, कि हमसे तो गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। खैर, एक और केस हुआ था, और वो कौन सा केस था? अमरावती में एक हत्या हुई थी, हमने आपको बताई थी। उसकी जांच NIA को दे दी गई। उस हत्या में पुलिस ने कहा था कि मामूली चोरी की घटना है, उसमें चाकू मार दिया है, लूट के इरादे से चाकू मारा है। गृह मंत्रालय ने 21 जून को अमरावती महाराष्ट्र में उमेश कोहले, ये हमने आपको बताया था कि इनके बारे में किसी ने बात नहीं करी, कि बर्बर हत्या के संबंधित मामले में जांच NIA को सौंप दी है। हत्या के पीछे की साजिश, संगठनों की संलिप्तता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहन जांच की जाएगी। क्या हुआ साहब? गृह मंत्री का ट्वीट आया, MHA has handed over the investigation of the case relating to the barbaric killing of Sri Umesh Kole in Amravati, Maharashtra on 21st June to NIA. The conspiracy behind the killing, involvement of organizations and international linkages would be thoroughly investigated. तो ये इन्होंने बोला, अच्छी बात है साहब। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, अमरावती की एक दुकान के मालिक उमेश कोहले की हत्या के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय अदालत ने उनको 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा है, ठीक है। तो 5 जुलाई तक भेज दिया गया, इसमें 5 लोगों को पकड़ा गया। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उन पर IPC की धारा 302, हत्या 120 भी आपराधिक साजिश और धारा 34 लगाई गई है। अमरावती DCP, ठीक है ना। प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये नुपुर शर्मा से संबंधित मामला है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था नुपुर शर्मा का, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। तो हमारे यहाँ जो एक व्यूअर है जो कह रहे मुझे धमकी आ रही है, इसलिए आपको पुलिस में तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसने भी धमकी दी उसको तुरंत अरेस्ट कराया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ? अब तक तो ये बोल रहे थे कि तो मामूली मामला है, वो जा रहा था रात को तो लूट के इरादे से हत्या कर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। 5 लोग गिरफ्तार हो गए और इसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। अमरावती हत्याकांड का मास्टरमाइंड नागपुर से गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता। इरफान के कहने पर पहले गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। इरफान के आदेश के बाद उन 6 आरोपियों ने बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, दीज ऑल आर ट्रेंड टेररिस्ट, ये ट्रेंड टेररिस्ट हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे ट्रेंड टेररिस्ट हैं, तो इतनी आसानी से इनको नहीं छोड़ा जा सकता, क्लियर है। तो अब एक एक करके पकड़ में आ रहे हैं। अभी तो कह रहे थे कि मामला जो है सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मामला कुछ और निकल आया, ज़बान ही बदल गई साहब।
देखिए सरकार बदलने से कितना फर्क हो गया। जब सरकार दूसरी थी तब कहा जा रहा था नॉर्मल हत्या केस है, अब ये मामला एनआईए का बन गया। उमेश कोहली हत्याकांड में हमने अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उन पर आईपीसी की धारा 302, 120 भी 109 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उन्होंने उमेश कोहली नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उस कारण ये घटना हुई है। तो ये भी सोशल मीडिया की पोस्ट के कारण ही हुई। उमेश कोहली हत्याकांड की हत्या की घटना से जुड़े 7वें आरोपी को पुलिस ने नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। ठीक है, और क्या क्या हुआ इसमें? उमेश कोहली हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी और मास्टरमाइंड शेख इरफान शेख रहीम को गिरफ्तार किया है। उमेश कोहली हत्याकांड में जो और 6 आरोपी पकड़े गए उनकी पहचान क्या है? 22 साल के मुदस्सर अहमद, 25 साल के शाहरुख पठान, 24 साल का अब्दुल तौफीक, 22 साल का शोएब खान, 22 साल का आतिफ राशिद, 44 साल का यूसुफ खान बहादुर खान के रूप में हुई है। तो ये साहब ऑल दीज ट्रेंड टेररिस्ट पाकिस्तान से जो लोग ट्रेनिंग लेकर आए, ये भी हो सकता है ये भी 29 में ही हो जो पाकिस्तान गए थे। तो ये है साहब, एक एक करके सबको मारेंगे। और ये बात आज की नहीं है, ये बात मैं आपसे करीब 2 साल से कह रहा हूँ कि ये पूरी प्लानिंग के तहत एक एक करके आदमी को मारा जा रहा है, इंडिविजुअल एक एक। आज इसको मार लो, कल उसको मार लो, वो धीरे धीरे करके आपके लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो ये है, क्लियर है। तो ज़रा समझिए आप कि आखिर चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि उन्होंने एक टारगेट बना लिया, उस टारगेट के तहत जो है आपको एक एक करके उनको सबको ख़त्म करना है, और वो अपने टारगेट पर चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तब क्या करेंगे आप? कर क्या सकते हैं? अब तक क्या कर लिया जो आगे कर लेंगे? तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है। और ट्रेनिंग देखिए पाकिस्तान से हो के आ रही, जो एक आदमी जाता है वायरस लेकर आता है और लोगों में वायरस बांट देता है यहाँ लाकर। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए, Robin ji, the problem is our weak constitution and their indoctrination since birth. We need to treat these root cause, not symptoms. Court will release them. ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। चलिए, तो इतने सारे लोग पकड़ गए, अब क्या होगा? खुश हो गए आप? आ जाइए, अब आपकी खुशी काफूर कर दूं। भड़काऊ बयान मामले में दोनों मौलवियों को मिली जमानत, अदालत ने 2 लाख की मुचलके पर किया रहा। लो भैया, कल तो पकड़ा था और रिहा भी कर दिया 2 लाख की मुचलके पे, हैं? और शुक्रवार को ही रिहा कर दिया। शुक्रवार को मौलाना थाली को बूंदी कलेक्ट्रेट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया था, तो जमानत मिल गई साहब दोनों को। तो उनके रंग ढंग ही बता रहे थे उनको जमानत मिल जाएगी। अब बोलो क्या करोगे? क्या कर लोगे आप? कितनी पुलिस लगाओगे? पकड़ लो, वो तो छोड़ देंगे। कल का आपने देखा ना, कितने सारे उन्होंने बयान दिए, लिखा कुछ नहीं, सिर्फ बोला बोला है। लिखने की हिम्मत नहीं हुई, बोलने की हिम्मत हुई बस। कमाल है साहब। चलिए आइए और देखिए, जड़ पे जाए। और इनकी जड़ जो है ना, आरिफ मोहम्मद खान साहब खोद रहे हैं। It was in 2008 when Deoband had organized a conference against terrorism in Delhi. I had written to them that you have spoken against terrorism, but what you are teaching as part of your syllabus is something which promotes radicalization. Many are saying today that Muslims have been, and therefore beheading is a manifestation of this frustration, this sense of alienation. This is the same mindset like that of Jinnah, who had no working relationship with the religion. Quran says, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. The honor comes from God, dishonor comes from God. How can you hold any other person responsible for your own problems? तो साहब आज बड़ी बकिया उधेड़ी आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। ये पहला था कि दिल्ली के अंदर देवबंद जो है टेररिज्म के खिलाफ में एक कॉन्फ्रेंस करता है, और जबकि अपने आप पढ़ाता, अपने मदरसों में जो पढ़ाता है वो ठीक उसका उल्टा पढ़ाता है, टेररिज्म को प्रमोट करने वाली चीज़ों को पढ़ाता है। हम नहीं कह रहे, आरिफ मोहम्मद खान साहब बोल रहे हैं। आइए और देखें। Rahul ji, I have not spoken like this in this manner now. It was in 2008 when कहते हैं कोई पहली बार ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 2008 में भी मैंने ऐसे ही कहा था। क्या कहा था? Deoband had organized a conference against terrorism in Delhi. I had written to them, I had welcomed this conference, and I had written to them that you have spoken against terrorism, but what you are teaching as part of your syllabus is something which promotes radicalization. And I had quoted from the books which are of their syllabus. The book says, it says that the destruction of the sword is incurred by infidels
although they be not the first aggressors, as appears from various passages in the sacred writings which are generally received to this effect. And then this is on page 41, volume 2 of the book, which is a part of their syllabus. And on same volume, which deals with jihad, on page 43, and this is not now, this was sometime in January or February of 2008, because I waited for after writing the letter to them and quoting from this book, which is part of their syllabus, many passages from the book. Then I waited for 4 months. I also informed some of the important people. I said, if you won't send me the reply, then I will have no option but to write a piece about it, which some newspaper will carry, and it was carried. So this is not the first time that I am saying so. I had raised this issue in 2008, and then I had written another article. तो जो क्यूरिकुलम में, कोर्स क्यूरिकुलम जो अपनी किताब में पढ़ाते बाकायदा उनकी किताब लेकर, उनकी किताब से कोट करके उन्होंने बताया और उनको लिखा देवबंद को कि आप जो पढ़ा रहे हो ये गलत है, इसको आपको हटाना चाहिए। इंतजार किया, नहीं हटाया, फिर उसके बाद उन्होंने न्यूज़ में भी दिया, न्यूज़ भी बनी इसकी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। In the same month in which I had quoted a Pakistani clinical psychologist, Dr. Suhail Abbas, who had published a book probing the jihadi mindset. सोहेल अब्बास पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक किताब पब्लिश करी पाकिस्तानी जो जिहादी माइंडसेट है उसके ऊपर। जो पकड़े गए जो लोग थे कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। उनसे उन्होंने बात करी, बातचीत करने के बाद जो नतीजा निकला वो अब आपके सामने आने वाला है। And in his book, which was based on interview of 517 mujahideen who were arrested by the Afghan government and later on handed over to the Pakistan, they were lodged in 2 different jails, and Suhail Abbas had conducted individual interviews with them, and his conclusion in the book was, हर एक आतंकवादी से अलग अलग मिले थे सोहेल अब्बास, सबसे बात करी थी, और फिर क्या नतीजा निकला, किस निष्कर्ष पे पहुंचे? The name of the book is Probing the Jihadi Mindset, and conclusion was that 90% of these 517 mujahideen, they are direct product of the madrasas, and rest were their sympathizers. 97% जो आतंकवादी थे, 97% वो मदरसे का डायरेक्ट प्रोडक्ट थे, मदरसे में पढ़े हुए लोग ही आतंकवादी बने थे। 97% आतंकवादी, सोचिए आप, 97% ये पढ़ाया जाता मदरसे में। यहां है रूट कॉज, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। So there is some basis, there is some evidence, and then there is another point which bothers me, and that is that the Indian Constitution, earlier it was part of the directive principles, now it is part of the fundamental right. It is the fundamental right of every child and any child to receive broad-based education till the age of 14. You can't give child before 14 any specialized education. Now these people, they recruit children ranging from the age of 5 to 6 to 7 and further. At that impressionable age, it is much easier to indoctrinate them, to expose them to radicalization, and to make them instruments of whatever these people feel that this is what has religious merit in it. Okay, but तो कहता साहब पूरे विश्व के अंदर जो चलता है ये चलता है कि 14 साल की उम्र से जो नीचे के बच्चे हैं उनको कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, एक ब्रॉडर एजुकेशन दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मदरसे में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दी जा रही है जो गलत है, नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे का माइंडसेट को खराब करने वाली एजुकेशन होती है इस प्रकार की जितनी भी होती हैं। लेकिन इन एजुकेशन पर किसी का रोक नहीं है, जबकि इसको रोका जाना चाहिए। ये गलत है, बात तो सही है। The fact that he is considered among the top Islamic scholars of the world, Javed Ghamdi has, what I'm going to quote, he has said in an interview, and this is available on YouTube. You can check it. He is saying, and if you allow me, I will use his own words and then translate into English. ये जो दहशतगर्दी इस वक्त नजर आ रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र, रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है, वही इसकी वजह है। The terrorism which we are witnessing is the product of religious thought which is being taught in the madrasas and is being preached through Muslim political movements. This is the source
of terror activities. This is not what Arif Muhammad Khan is saying. This is what Dr. Javed Ahmed Ghan I had said in 2008. He has given this interview about 3 years back. क्लियर है साहब? पाकिस्तान के जावेद मोहम्मद खान भी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, सब यही बात बता रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। चलिए, और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, इनफैक्ट टॉप इस्लामिक स्कॉलर जावेद अहमद घमीदी। वो ठीक है सर, आर्टिकल 28 और 30 को बिना हटा के कैसे ये सब, और वहाँ कोई करने नहीं वाला, सबका वोट बैंक खराब हो जाएगा। देवव्रत जी, देखते हैं, सबको मालूम है प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन अब समस्या तो ये है कि उस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए। आइए देखें, वो भी देखें। संस्थाएं होती भाई, आप कैसी बात कर रही हैं? आप कैसी बात कर रही हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर होगा? यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन कह रहा है कि ये बच्चे का बेसिक राइट है ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। इंटरनेशनल प्रेशर तो ये है कि हम उनको छोटी उम्र में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन से रोकें। पूरी दुनिया के दस्तखत है इस डिक्लेरेशन पे। अब ये यहां ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन क्या दी जाएगी, ये तो जाहिर है एक लोकतांत्रिक देश में सरकारें ही तय करेंगी। सरकार जो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन तय करेगी वही एजुकेशन दी जाएगी, और होना भी यही चाहिए, लोकतांत्रिक देश है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने आज जितने भी मुल्ला मौलवी उनकी लंका लगा दी साहब, उनके बिल्कुल जो है टारगेट पे आ गए होंगे अब। चलिए आइए और देखें, तो फिर क्या होगा? तो क्या ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? वो रोक लगा देंगे, रोक लगाने वाले। आइए सुन लीजिए, कल की इतनी भाषणबाजी के बाद शर्म नहीं है साहब, आज फिर बयान आया। चीफ जस्टिस का सियासी दलों पर तंज, कहा वो चाहते हैं न्यायपालिका उनके एजेंडे का समर्थन करे। नहीं, न्यायपालिका बैठ के ज्ञान पे लेगी। न्यायपालिका से जो पूछा नहीं गया वो न्यायपालिका बताएगी। ऐसा जो न्यायपालिका का प्रीव्यू नहीं है, जो मेरिट में नहीं है, उस बारे में न्यायपालिका ज्ञान दे रही है हमारे को। ज्ञान लो हमसे। बड़ी गजब की यार, बड़ी गजब की ज़बरदस्ती है। ऐसी ज़बरदस्ती तो हमने आज तक नहीं देखी। लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, अगर आप कह दोगे तो कांड हो जाएगा। आप समझो बात को। चलिए आपको सुना दे जो मैंने आपसे कल कहा था। मैंने जो आपसे कल कहा था उसी चीज़ को मैं आप सुना दूं। आज एक और जस्टिस साहब ने कहा वर्ड टू वर्ड। आइए। तो ढींगरा साहब, सुप्रीम कोर्ट की आज ये तल्ख टिप्पणियां किस नजर से आज जिस इंडिया में हम जी रहे हैं उस पर एक स्टिंगिंग ऑब्जर्वेशन है ये सुप्रीम कोर्ट की। संदीप जी, मैं आपकी बात सुन रहा था जी। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के ऊपर सत्ता का नशा हावी हो गया था और उसने बिना किसी बात की परवाह किए ये टिप्पणियां की। मेरे ख्याल में यही बात सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं बिना किसी जांच के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जो गया था वो एफआईआर ट्रांसफर करने के लिए गया था, न कि नुपुर शर्मा के ऊपर दोष सिद्ध करने के लिए। मुझे नहीं समझ आता जो गया था वो ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जो गया था वो एफआईआर ट्रांसफर करने के लिए गया था, न कि नुपुर शर्मा के ऊपर दोष सिद्ध करने के लिए। मुझे नहीं समझ आता कि क्लियर है। कल मैंने भी यही कहा था, एफआईआर ट्रांसफर करने के लिए गया, कुछ और दूसरा मेरिट है ही नहीं इसमें। आपको एफआईआर ट्रांसफर करनी है या नहीं करनी, बस इतनी बात बताओ। सुप्रीम कोर्ट ऐसी जबानी टिप्पणियां कैसे कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट में दम है होता तो वो इसे लिखित ऑर्डर के रूप में पेश देता। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर में सिर्फ पिटीशन डिसमिस्ड एज विथड्रॉन क्यों लिखा? क्यों नहीं पूरी अपनी टिप्पणी लिखित ऑर्डर में दी, ताकि सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया जा सकता कि आपके पास क्या अधिकार है कि किसी केस की बिना ट्रायल के आप उसको दोषी भी मान लेते हो, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन जाते हो, खुद ही चार्ज लगाते हो, उसे दोषी ठहरा करके वो अपना फैसला मौखिक में सुना देते हो। इससे एक बहुत बड़ा गलत संदेश पूरे देश में जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सत्ता का नशा हावी जाता है और जो मर्जी बोल दे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक चीज और जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट कितने केसों में, अनगिनत केसों में मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट सबको बाईपास करके अमीर लोगों की पिटीशनें खुद सुनता है, और न केवल सुनता है, रात के 12-12 बजे सुनता है। ऐसे केसों में आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे? कैसे सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार बिना सुने, बिना किसी तथ्यों के जाने वो टिप्पणी कर सकता है? अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला है तो ये तो साहब बिना सुने बिना सोचे टिप्पणी कैसे कर सकता है? ट्रायल नहीं चला सकता सुप्रीम कोर्ट, वो ट्रायल कोर्ट में चलेगा, निचली अदालत में चलता है ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल थोड़ी चलाएगा, ठीक है ना? ट्रायल नीचे चलेगा, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तथ्यों के आधार पे कहा कि नहीं कहा। अगर वो ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो फिर बात अलग है, नहीं लिखा हुआ तो फिर बात अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी कल खूब जो है बातें कर ली, लिख कर भी कुछ नहीं दिया। खैर कोर्ट्स का और नमूना दिखाता हूँ सर।
और आए कोर्ट के नमूने देखिए। ग्वालियर खंडपीठ का जरा सुनिए। अरे आदमी बीवी से मार खा के धन्य होता है तो बोलते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं, देवी है वो है, और तुम बोलते बहुत मार खाई हमने। क्या कर दिया उसने? किसी तो लगाया है और क्या किया उसने? और कुछ तुमको मारा पीटा है क्या? तुमको मारा पीटा है क्या है? वेरी गुड। तो आदमी बीवी से मार खा के धन्य हो जाता है, केस ही तो लगाया है। गजब है साहब। खैर क्षमा करें सर, आज ये अधिवक्ता का कथन सुना, गुस्से वो भी थे लेकिन किश्ते वो उन्होंने ये बोला कि कोर्ट जो भी बोला न्याय संगत नहीं पर कानून संगत है। कानून संगत नहीं है, कानून संगत है तो लिख दो, न्याय संगत नहीं लेकिन कानून संगत है। कानून संगत कहाँ से हो जाएगा? हाँ, कोर्ट को कोई अधिकार नहीं कहने का कि पुलिस ने वहाँ रेड कारपेट बिछा रखी है, उसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया, ये कहने का अधिकार नहीं है। आपके पास जो केस आया आप सिर्फ उसकी बात करेंगे। किस बात के लिए दर्द हो रहा है कि तीस्ता से तलवार अंदर चली गई, जुबैर अंदर चला गया, नूपुर शर्मा नहीं गई, इस बात की दर्द हो रहा है? नूपुर शर्मा ने कोई वो नहीं मिटाए हैं, नूपुर शर्मा ने लोगों की फोटो नहीं लगाई परिवारों के साथ में, तीस्ता सी तलवार की तरह फ्रॉड नहीं किया है। कमाल की बात है। चलिए साहब, अभी खत्म नहीं हो, अभी एक और है। आइए साहब, जज साहब को गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा भी देख लो। Unfortunately, the water supply and sewerage board. Unfortunately, the water supply and sewerage board is recalcitrant to the council, Sri Munsha, and asks for time. If no reply is filed by next Thursday, matter will be taken up. Yes, public. Add that word recalcitrant council, Mr. H.S. Munsha. I am putting on record that You are objecting to matters which are covered. he is asking for This the is recalcitrant, allow me to obstructing justice. allow me to submit and complete that I am opposing the relief of leave. Unfortunately, the चलिए साहब, अमित गुप्ता जी धन्यवाद भैया। तो ये गुस्सा हो जाते हैं, जज साहब हैं, कुछ कर नहीं सकते, इनको बहुत घमंड। अरे कैसी बात कर दी आपने, खुदा से ऊपर समझते हो, कहते हैं भगवान को न्याय तो हम देते हैं, भगवान हमारे यहाँ न्यायालय में खड़े होते हैं। ये शब्द हैं कि नहीं सज्जन के मेरे साथ में, है ना? ठीक है ना? चलिए फिर क्या, इतने सब के बाद नैरेटिव अपना सब सेट करने में लगे हुए हैं। हिंदू लाइव्स मैटर इमर्जेस एज डेंजरस स्लोगन आफ्टर हॉरिफिक किलिंग इन इंडिया। किलिंग किसने करी है? ये डेंजरस हो गया। हिंदू लाइव्स मैटर इमर्जेस एज डेंजरस स्लोगन, मारने वाला मुसलमान, मरने वाला हिंदू, हिंदू लाइव्स मैटर डेंजरस हो गया स्लोगन। लिखने वाला कौन है जानेंगे? सानिया मंसूर। ये नासूर के नासूर ही रहेंगे हर जगह। ये इनकी स्थिति है, क्या बताएं साहब। चलिए, कोर्ट लाइव बिल्कुल होनी चाहिए सर, लेकिन ये कितने भी नैरेटिव चला लें और कितना भी कोर्ट के अंदर कुछ भी कर लें, सर कुछ नहीं होने वाला। जमीन पर स्थिति बदल गई है और बहुत बुरी तरह से बदल गई है। आइए जमीन की स्थिति दिखाता हूँ। कांग्रेस की मेंबर है, काउंसिलर है, पार्षद, क्या कहती हैं सुनिए। इस्तीफा दे दिया आज कांग्रेस से, बिल्कुल। और मेरे साथ मेरी 150 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। वार्ड में अगर कांग्रेस घुस गई तो 10 जूते मार के उसको भगाऊंगी। मेरा नाम नीना यदुवंशी है, कांग्रेस की 52 आप कांग्रेस अध्यक्ष। बिल्कुल, मैंने इस्तीफा दे दिया आज कांग्रेस से, बिल्कुल। और मेरे साथ मेरी 150 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। मेरी महामंत्री, इसको भी मैंने इस्तीफा दिया है, सारे कार्यकर्ताओं ने दे दिया है। मतलब आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल, कांग्रेस के नीति के खिलाफ हूँ, उसकी नीति के खिलाफ हूँ, उसकी नीति के खिलाफ हूँ। रीना यदुवंशी नाम है मेरा, और मैं तुम बच्चों के सबके साथ हूँ, सबके साथ हूँ मैं। मगर कांग्रेस से आपने क्यों, कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि हम सही कर रहे हैं सारी चीजें। वो कुछ भी सही नहीं कर रही है। सही कर रही होती तो आज जमीन पर खड़ी होती। वो आज जमीन से वो हट चुकी है, और इस बार तो सोच लो उसका पूरा सफाया है। मेरे वार्ड में तो अगर कांग्रेस घुस गई तो 10 जूते मार के उसको भगाऊंगी। जज साहब को ये भीड़ दिख नहीं रही है। जज साहब जल्दी दिख जाए तो अच्छा है, ऐसा ना हो कि ये भीड़ उग्र हो जाए, क्योंकि ये भीड़ बहुत ज़्यादा है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा है। आप
जिन पत्थरबाजों के लिए आप निर्णय दे रहे हो सर, उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ है ये। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं था, क्योंकि जिस गलतफहमी में आप जी रहे हो उससे काम बनेगा नहीं सर, है ना। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani